हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब हम लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम के इस क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम वन लेवल टू द अदर लेवल, एनर्जी रिलीज होती है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। 1/n1 का स्क्वायर माइनस में 1/n2 का स्क्वायर। यहाँ पर बच्चों किस स्टेट से जंप कर रहा है, लेट दिस इज n1, और कहां पर जा रहा है, दैट इज n2। और अगर एनर्जी निकल जाएगी इस फार्मूले से तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एच न्यू, और अगर फ्रीक्वेंसी आ जाए तो c इज इक्वल टू न्यू लेमडा से लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन है, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज एंड वेवलेंथ, frequencies and wavelength of a photon emitted during a transition from n is equal to 5 state to n is equal to 2 state। तो बच्चों यहां पर पहले इलेक्ट्रॉन फिफ्थ स्टेट में था और अब वो चला गया है सेकंड में। ठीक है, तो जब वो फिफ्थ से सेकंड में आएगा, हायर से लोअर में आएगा, तो एनर्जी रिलीज करेगा। तो अगर हम एनर्जी की वैल्यू निकालें कि कितनी एनर्जी वो फोटोन रिलीज करेगा, दिस विल बी 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। और बच्चों 1/n1 की जगह 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/n2 की जगह 2 का स्क्वायर। और इस तरीके से बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। 2.18 ये बच्चों हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 4। तो 100 एलसीएम आया। 4 माइनस 25 डिवाइड बाय 100, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एंड आफ्टर कैलकुलेशन बच्चों जो आंसर निकल रहा है दैट इज 4.58 इंटू 10⁻⁻19 जूल। नेगेटिव साइन सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन जब हायर से लोअर लेवल में आया तो दिस मच एनर्जी रिलीजेस। तो फोटोन इस एनर्जी का रिलीज होगा। विल नॉट यूज दिस नेगेटिव साइन टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी अगर निकालनी है कि किस फ्रीक्वेंसी का फोटोन निकल रहा है, फ्रीक्वेंसी इज डेल्टा E डिवाइडेड बाय H। यूजिंग दिस फार्मूला डेल्टा E हमने निकाला बच्चों 4.58 इंटू 10⁻⁻19 और H प्लैंक कांस्टेंट जो कि 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होती है बच्चों। तो इस तरीके से हमने E की वैल्यू पुट कर दी, H की वैल्यू पुट कर दी। ये जूल था, ये बच्चों जूल सेकेंड है, जूल से जूल कट जाएगा तो फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड में आएगी। ऑन कैलकुलेटिंग we get the answer 6.91 into 10⁻14 हर्ट्ज। बच्चों आप भी कैलकुलेशन जब करते हो तो वीडियो को बीच में पॉज कर दिया करो और उसके बाद कैलकुलेशन करो, देन जस्ट चेक योर आंसर ऑल्सो। ऐसे ही बच्चों जब वेवलेंथ निकालनी है, विल यूज दिस फॉर्मूला। वेवलेंथ इज c बाय न्यू। c हमारी बच्चों वेलोसिटी ऑफ लाइट है, velocity of electromagnetic wave which is 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और बच्चों फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट की है हमने 6.91 इंटू 10⁻14। ये भी हमारा बच्चों हर्ट्ज में है पर सेकेंड। कैलकुलेट करते हैं। ऑन कैलकुलेशन इट इज 434 नैनोमीटर। तो बच्चों दिस इज द आंसर। नाउ लेट अस हैव वन मोर न्यूमेरिकल। इसको पूरा अगर आंसर देखो बच्चों, विजिबल नहीं था पूरा। यस, सेकंड जो प्रॉब्लम है बच्चों, एनर्जी ऑफ nth शेल ऑफ एटम विच इज अदर देन हाइड्रोजन। सिंगल इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन फिलहाल नहीं है। अगर हाइड्रोजन होता तो भी बच्चों इस फार्मूले में Z1 आ जाता। अब जितना भी जिस आयन का एटॉमिक नंबर है वो यहाँ पर Z की वैल्यू आ जाएगी। और ये हमारा बच्चों
रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का फॉर्मूला है, ये हमारा 0.0529 नैनोमीटर n स्क्वायर डिवाइड बाय z। यहाँ भी बच्चों z एटॉमिक नंबर है। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। एनर्जी निकालनी है, वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। हीलियम का बच्चों जो एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक नंबर है 2, और अगर हमें फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है तो n यानी हमें 1 यूज करना पड़ेगा। तो बच्चों हम निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। E1 विल बी -2.18 इंटू 10 की पावर -18, z स्क्वायर की जगह आएगा बच्चों यहाँ पर 2 का स्क्वायर, डिवाइड बाय कौन सा नंबर ऑफ शेल है 1। तो नंबर ऑफ शेल यहां पर हम पुट कर देंगे। बच्चों ये n स्क्वायर होना चाहिए, फॉर्मूले को मैं यहां पर रेक्टिफाई कर देता हूं, n स्क्वायर होना चाहिए, तो 1 का स्क्वायर बच्चों 1 ही रहेगा। और इस तरीके से जब बच्चों हम फोर्सेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा -8.72 इंटू 10 की पावर -18 जूल। और अगर रेडियस निकालना है बच्चों nth ऑर्बिट का, तो रेडियस विल बी, फॉर्मूला है 0.0529 नैनोमीटर, नीचे z है बच्चों, z की वैल्यू कितनी ली हमने यहां पर हीलियम के लिए, दैट इज 2। और कौन सा शेल है जिसकी रेडियस निकाल रहे हैं हम 1, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। .02645 nanometer. This is the answer. Now the topic is limitations of Bohr's model. बच्चों जो हमने बोहर्स मॉडल स्टडी किया, इसने कुछ चीजें तो बेटर अंडरस्टैंड करवा दी। जैसे हमने बच्चों बेटर अंडरस्टैंड किया कि अगर लाइन स्पेक्ट्रा हमने पढ़ना है जिसका एटॉमिक नंबर 1 से ज़्यादा है, तो हमने यहाँ बच्चों हीलियम का He+ का जो है उसका भी हमने पूरा स्पेक्ट्रम स्टडी किया, एनर्जी और रेडियस को फाइंड आउट कर लिया। इवन लिथियम का एटॉमिक नंबर बच्चों 3 होता है, अगर हम 2+ ले लें तो अगेन दिस विल बी मोनो इलेक्ट्रॉनिक आयन। और ऐसे ही बच्चों बेरिलियम में अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, इट विल ऑल्सो बी मोनो इलेक्ट्रॉनिक। तो इनका बच्चों जो स्पेक्ट्रा था, हाइड्रोजन के साथ साथ इनका भी स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व कर लिया गया। मगर बच्चों ये जो बोर्ड्स मॉडल था, ये कुछ चीजों में फेल हो गया। सबसे पहले ये जो फाइनर डिटेल्स थे डबलेट के, फाइनर डिटेल्स डबलेट का मतलब क्या है, जैसे एक स्पेक्ट्रल लाइन आई, ये जो स्पेक्ट्रल लाइन है, जब इसको सोफिस्टिकेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से स्टडी किया गया तो बच्चों ये लाइन ब्रेक होती हुई नजर आई। तो ये डबलेट्स क्यों बन रहे हैं, इसका एक्सप्लेनेशन बोहर्स थ्योरी के पास नहीं था। हाँ, तो बच्चों it could not account for the finer details using sophisticated spectroscopic techniques. एक स्पेक्ट्रल लाइन क्यों डबलेट में दो क्लोजली स्पेस लाइन में ब्रेकअप हो जाती है, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। और बच्चों सेकंड इसकी जो ड्रॉबैक रही जिसमें ये फेल हो गया, ये हाइड्रोजन के एटम के स्पेक्ट्रम को तो इसने एक्सप्लेन किया, मगर अगर मैं हीलियम को डिस्कस करूं जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये उसको डिस्कस नहीं कर पाया। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले जो एटम था जैसे हाइड्रोजन या इवन इनका हीलियम आयन, लिथियम आयन, सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले का स्पेक्ट्रम तो स्टडी कर लिया गया, बट कुड नॉट अकाउंट फॉर द स्पेक्ट्रम ऑफ अदर एटम व्हिच हैज मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज unable to explain the spectrum with more than 1 electron। यानी हाइड्रोजन लाइक एटम्स का तो स्पेक्ट्रम क्लियर हो गया, बट विद द हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन, इस स्पेक्ट्रम को बोहर्स थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई।
और बच्चों नेक्स्ट है ये जो स्पेक्ट्रल लाइन है, ये स्पेक्ट्रल लाइन जो हमें भी सिंगल नजर आ रही है, अगर हम इस स्पेक्ट्रल लाइन को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाइन फर्दर स्प्लिट हो जाती है, तब इसको कहते हैं बच्चों जीमन इफेक्ट। और ऐसे ही बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ये लाइन ऐसे ही फर्दर लाइंस में ब्रेक हो जाती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इस लाइन का ब्रेकअप होना स्टार्क इफेक्ट कहलाता है। Thus, it could not explain the splitting of spectral lines in magnetic field, which is called as Zeeman effect, and in electric field, which is called as Stark effect. And the last point बच्चों, ये नहीं बता पाया कि क्यों एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, why the atom combines to form molecule. Thus, it could not explain the ability of atom to form molecules by chemical bond. तो बच्चों इन साइलेंट फीचर्स को एक्सप्लेन करने के लिए, इन साइलेंट फीचर्स जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स एटम को एक्सप्लेन कर सकें, इसके लिए इन थ्योरी से अभी हमारा पूरा काम नहीं चलेगा। वी नीड सम बेटर थ्योरीज। टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। अब हमें बच्चे नई थ्योरीज की जरूरत पड़ेगी ताकि हम एटॉमिक मॉडल को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। मगर इन द मीन वाइल कुछ डेवलपमेंट्स हुई, जिन डेवलपमेंट से एटॉमिक मॉडल के बारे में काफी आइडिया लगा। वो डेवलपमेंट जो हुई, पहली थी ड्यूअल्स बिहेवियर ऑफ मैटर के बारे में। जैसे बच्चों हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ड्यूअल बिहेवियर होता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वेव तो हैं ही, मगर उनमें पार्टिकल लाइक कैरेक्टर भी होता है, जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन में स्टडी किया। और ऐसे ही अगर वेव जिसको हम मान रहे थे उसका अगर पार्टिकल लाइक कैरेक्टर भी हो सकता है, तो इट मींस जो बॉडीज हैं जो मेटेलिस्टिक हैं, दे ऑल्सो कैन हैव द वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे इलेक्ट्रॉनिक अगर पार्टिकल है, तो अगर हम स्टडी करना चाहें तो उसमें वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक भी होनी चाहिए। दिस वी हैव टू स्टडी। सो the matter also has the dual behavior. This we have to study. And then Heisenberg did a principle, ये स्टडी किया था डी ब्रॉगली ने। डी ब्रॉगली ने बच्चों 1924 में स्टडी किया और कहा कि जैसे रेडिएशन का ड्यूअल बिहेवियर होता है, मैटर ऑल्सो possesses dual behavior. इलेक्ट्रॉन ऑल्सो हैज ड्यूअल बिहेवियर। सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही नहीं, जितने भी मटेरियल्स हैं ऑल कैन हैव दिस बिहेवियर, मगर कुछ में वो बिहेवियर हमें नजर आ जाता है, कुछ में बिहेवियर नजर नहीं आता। और बच्चों अगर हम इस प्रिंसिपल को डिराइव करना चाहते हैं तो एनर्जी का फॉर्मूला एक तो होता है बच्चों mc², अगर हम पार्टिकल लाइक नेचर लेते हैं, और एक फॉर्मूला होगा बच्चों जब हम वेव लाइक कैरेक्टर कंसीडर करते हैं, दैट इज h न्यू। अब हम ड्यूअल बिहेवियर की बात कर रहे हैं कि द सेम थिंग कैन शो पार्टिकल एज वेल एज वेव बिहेवियर, तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो वी कैन राइट h न्यू इज इक्वल टू mc², और न्यू की जगह लिख सकते हैं बच्चों हम c बाय लेमडा। तो ये c से c कट गया, लेमडा आया बच्चों, mc को नीचे ले आए, h को ऊपर ले गए, h बाय mc। बच्चों यहाँ पर c वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन है। अगर हम मैटर की बात करें तो हमें जनरल वेलोसिटी भी लेनी पड़ेगी, बिकॉज इट में हैव द डिफरेंट वेलोसिटी, सो वी आर रिप्रेजेंटिंग इट बाय v। तो वेवलेंथ इज h बाय mv, और mv को मोमेंटम लिख सकते हैं h बाय p। यानी जो डी ब्रॉगली ने इनको कनेक्ट करके रिलेशन दिया, दैट वाज लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv। और इस तरीके से बच्चों जब हमने इलेक्ट्रॉन की बीम को स्टडी किया तो हमें बच्चों उसके वेव कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता चला। हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन बीम डिफ्रैक्शन दिखाती है,
है ना। ये कौन सा फिनोमिना है? ये वेव फिनोमिना है। और वेव फिनोमिना डिफ्रैक्शन से प्रूव होती है इलेक्ट्रॉन की बीम की। और बच्चों ये जो टेक्निक है ना, इलेक्ट्रॉन का ये जो डिफ्रैक्शन टेक्निक हमने इस्तेमाल किया, इसको हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाने में मदद ली, जिसका मैग्निफिकेशन बच्चों 15 मिलियन टाइम्स होता है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना बाय कंसीडरिंग द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बच्चों अगर हम कंपेयर करें वेवलेंथ को विद रिस्पेक्ट टू मास, तो वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। देखो लैम्डा एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन का तो मास बहुत कम है, तो उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, दैट इज अप्रिशिएबल, दैट कैन बी डिटेक्टेड। मगर बच्चों डेली लाइफ में हम वेव कैरेक्टरिस्टिक क्यों ऑब्जर्व नहीं करते? अगर हम क्रिकेट बॉल का यहाँ मास फीड करें, या डेली लाइफ में जो ऑब्जेक्ट्स हम डील करते हैं उनका मास फीड करें, तो m डिनोमिनेटर में है, लैम्डा विल बी वेरी लेस। m अगर ज्यादा होगा, लैम्डा इतना कम होगा कि वी कैन नेग्लेक्ट इट्स वैल्यू। तो डेली लाइफ में हमें जो ऑब्जेक्ट्स जो हम डील करते हैं उनका वेव कैरेक्टर हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। ओके, थैंक यू।